स्क्रीन पे चलेगा। अच्छा, हमें पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही? यस मैम। अच्छा, हमें पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा और लोकल एक्सट्रीमा में डिफरेंस क्या है और कहाँ कहाँ पॉसिबल है। अच्छा, जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा है मैंने क्या लिखवाया था कि वो एंड पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और लोकल एक्सट्रीमा ऑलवेज अकर ओनली ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये भी मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा होगा, जरूरी नहीं है। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पॉइंट से आइडिया हो जाता है। दोनों प्लस है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, दोनों माइनस है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। पहले प्लस है फिर माइनस है, यानी कि पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। अगर पहले माइनस है फिर प्लस है, पहले नीचे फिर ऊपर, तो फिर आप खुद ही देख लो क्या बन रहा है। आपको मैंने 4 तस्वीरें भी बना दी हैं छोटी छोटी साथ, ठीक है। आपको लोकल एक्सट्रीमा एंड पॉइंट्स पे कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोकल एक्सट्रीमा का मतलब है कि उसने टर्न लेके वापस ऊपर या नीचे जाना है। अब एक चीज रुक गई है तो आप कैसे उसको बता सकते हो? चलो, मेरी बात क्लियर हो गई है? बिस्मा, बिस्मा थी शायद। यस मैम, ये क्लियर है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा मतलब एंड पॉइंट्स पे आते हैं। जहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है तो फिर वहां पे तो नहीं होगा ना कोई भी। नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट पे भी तो हो सकता है। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये आपने ग्राफ बनाया, कहाँ तक जा रहा है आपको नहीं पता। इसका इस टाइम ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा भी है और एट द सेम पॉइंट ये पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमा भी है। बेशक इसकी डोमेन नहीं है ना हो, लेकिन ग्राफ इसे नीचे तो कहीं नहीं है। इसी तरह ये कोई ग्राफ आप बना रहे हैं, ये चला गया, एक मिनट में पहले अपनी बात पूरी करूं। ये ग्राफ चला गया, इसमें ये वाला पॉइंट एट द सेम टाइम लोकल मैक्सिमा भी है और एट द सेम टाइम ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। फिर अगर आप एक ऐसा ग्राफ बना रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, कितना नीचे है ये भी नहीं पता, इसका लोकल्स तो मिल जाएंगे आपको, एब्सोल्यूट नहीं मिल सकता। It ओके depends मैम। upon the situation of the function on the graph. चलो, अब कोई बॉयज में से कुछ पूछ रहा था पूछ ले, अदरवाइज मैं फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगी। समझ आ गया, स्टार्ट समझ कर। आ गई, ठीक है। जितना आप इसको, बस इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बस आपने इन पॉइंट्स पे फोकस रखना है जो मैंने आपको बताया। आपको ग्राफ कैलकुलेशन खुद ही बता देगा सब कुछ। ओके मैम। मैंने आपको इसे इन डिटेल 2-3 दफा इसके क्वेश्चंस को कराया है ताकि आपको जरा अच्छे से बात समझ में आए कि एक्चुअली इसको एवेलुएट कैसे करना है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को मैंने क्यों बताया था लेक्चर्स में, मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बताया, क्यों बताया था? हाँ जी, बताए ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों बताया था? मैक्सिमा और मिनिमा को हाँ, जस्टिफाई करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई, उसको, हाँ उसको ऑब्वियसली जस्टिफाई भी तो करना है ना आपने। तो उसके लिए हमें जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा को जस्टिफाई करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट ही एक आ रहा होता है नॉर्मली। अगर 2 पॉइंट आ रहे हैं फिर तो मसला नहीं है, पॉइंट ही एक आ रहा है तो कैसे जस्टिफाई करें? आप क्या करें, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले लें, वो पॉइंट डाल दें, आपको खुद ही बता देगा वो। चलो, मैम हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटीग्रेशन। मैम जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैम एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें वो फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। आई मीन एक इक्वेशन बन रही थी, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, इसका मतलब अच्छा, फिर आगे से उसके नहीं, क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आ रहे थे। नो, उसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, कुछ कॉमन निकल रहा होगा। मैंने क्वेश्चन देते हुए देखा है कि ऐसा तो नहीं है कि फैक्टराइजेशन यस ना हो मैम, इसकी। फोर्थ, ये वही है, फोर्थ वाला ये क्वेश्चन। वो उसका आंसर होगा, उसकी फैक्टराइजेशन होगी, मैंने उसको देते हुए देखा है कि इसमें कॉमन निकल रहा है, क्या हो रहा है। मैम वो कॉमन ओके निकल रहा है, फिर हाँ, एक्स एक्स बस माइनस मैं नहीं फोर बता रही, इक्वल टू बाकी बाकी माइनस खुद करो, 11 मैं क्यों एक्स। बताऊँ? खुद करो बाकी, मैंने इस क्वेश्चन ओके देते हुए मैम। देखती हूँ कि ये ऐसा तो नहीं है बच्चों से सॉल्व नहीं होगा ये, क्योंकि आपने जितनी चीज पढ़ी है मैंने इसके अकॉर्डिंग दिया है उसे। एनीवेज, लेकिन वो मुझे आइडिया है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व ना हो। ये मैं बैकएंड पे डेफिनेशन लिख रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेशन इज एक्चुअली इंटीग्रेशन, ठीक है। डेरिवेशन का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन।
तो दो तरह की इंटीग्रेशन होती है, दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल्स कह रहे हैं, इंटीग्रेशन कह लें। एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, सॉरी इनडेफिनेट। ये माना जाए तो आपके कोर्स का लास्ट सेक्शन चल रहा है। अगर आपके कोर्स का सेक्शन देखो ना, माना जाए तो आपके कोर्स का लास्ट सेक्शन चल रहा है ये। इसमें जो है इंटीग्रेशन होगी, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तीनों टेक्निक्स, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन के रूल्स प्लस इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस, ठीक हो गया। तो चलो, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कौन से होते हैं, बहुत सिंपल है। वो इंटीग्रल्स में सारी बातें लेक्चर में भी लिखी हुई है पीडीएफ फॉर्म में। मैं उसको जो है वो जो है थ्योरी टाइप की चीज़ है ना, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब उसकी मेन मेन चीज़ बता देती हूँ, बाकी आप उसमें से पढ़ भी लेना, मैंने ऐसा कुछ लिखवाया नहीं। वो इंटीग्रल्स जिनमें लिमिट डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, लिमिट्स नॉट डिफाइंड, नॉट गिवन, कुछ भी कह लें कि इंटीग्रल कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। चलो इसको भी छोड़ दो, हम इस बात को पहले पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस अप्लाई कहाँ पे करना है। किसी बॉक्स का लेट सपोज आपको वॉल्यूम एवेल्युएट करना है, किसी रेक्टेंगुलर रीजन का आपको जो है वो वॉल्यूम एवेल्युएट करना है, उसका एरिया एवेल्युएट करना है, ठीक हो गया। किसी वो कर्विकल शेप का आपको वॉल्यूम देखना है, उसके लिए भी आपको इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह ये कोई आर्क है, आर्क आर्क क्या होता है, सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है। इस आर्क की लेंथ निकालनी है, इसके लिए भी हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई सरफेस है, जैसे ग्लास है, ग्लास, ठीक है, ग्लास, ग्लास के सरफेस का एरिया ऑफ रेवोल्यूशन आपने एवेल्युएट करना है, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक हो गया। तो आपने उसके लिए भी इंटीग्रेशन से हेल्प लेनी है। तो इंटीग्रेशन का बैकएंड पे बेसिक फिनोमेना क्या है कि जो है वो, जब आपको पता हो कि रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस तरह की प्रोसेसेस को, उस तरह के सिनेरियोज को एवेल्युएट करने के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। डेरिवेशन में मैंने क्या सिखाया था, एक दफा फिर बता देती हूँ। जहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा जस्टिफाई करने हो, मैक्सिमा मिनिमा एवेल्युएट करने हो, चेक करने हो, वट एवर द सिनेरियो इज, ठीक हो गया, you have to take the first derivative, take it equals to 0, find out the critical point and then so on and so on, right? इंटीग्रेशन कब करनी है, कैसे पता चलेगा, वैसे तो प्रॉब्लम को देख के समझ में आ जाती है, मैं फिर बता देती हूँ। whenever the limits are given to you, you have to find out some scenario और you have to find out the whole region को evaluate करना है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। इस होल रीजन को मैंने evaluate करना है, मैं इंटीग्रेशन करूंगी। सही हो गया जी। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है वो फंक्शन गिवन होगा जिसके आपने इंटीग्रेशन करनी है, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट करनी है वो पता होगा आपको। आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन की नेचर ही चेंज हो जाएगी, फंक्शन का न्यू नाम रख दीजिए। डेरिवेटिव में तो फंक्शन चेंज हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाता है, तो इंटीग्रेशन में भी तो ऑब्वियसली फंक्शन चेंज होगा प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट की क्या लॉजिक है, कांस्टेंट की लॉजिक ये है कि c is actually the constant of integration, ठीक है। और इसकी एक छोटी सी लॉजिक बता देती हूँ, बुक में शायद आपको ये लॉजिक मिल जाए, या वैसे चले मैं आपको इंटीग्रेट कर देती हूँ कि c क्यों आता है। आपको मैं दो डिफरेंट तरह के फंक्शन लिख के दूंगी, अब देखिएगा दोनों का एक जैसा डेरिवेटिव आएगा। f of x is equals to x square plus 3, और एक डेरिवेटिव, एक फंक्शन है f of x, g कर लेते हैं, g of x is equals to x square plus 5, ठीक हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेरिवेटिव लें तो आप फौरन से कहेंगे कि f का डेरिवेटिव 2x है, तो g का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। हाँ उसका भी 2x होगा। हालांकि दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और दोनों के कांस्टेंट्स अलग अलग हैं, तो उन दोनों का डेरिवेटिव सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, तो मैं इंटेग्रल लूंगी तो वापस फंक्शन आना चाहिए ना, उसके साथ वो कांस्टेंट क्या है, कुछ भी है, वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वट वो एक्चुअली हमें कब क्लियर होता है कि एक्चुअली कौन सा कांस्टेंट होगा, जब आपको लिमिट्स गिवन होंगी। जब लिमिट्स नहीं गिवन होती तो हम सी लगाने की यही लॉजिक है कि डिफरेंट फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है। बैकेंड पे कौन सा कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है उसकी लिमिट्स पर, लिमिट्स नहीं गिवन तो हमने सी अप्लाई करना है। क्या सीखा यहाँ से, whenever the indefinite integral is given to us, you must have to write down after integrating the function, you must have to write down plus c, ठीक हो गया जी।
और अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। इसकी वीडियो वाला जो भी क्वेश्चन है मैं जरा फ्री होके भेजूंगी, ठीक है। अभी तो क्लास के ऊपर क्लास है, उसके बाद थोड़ा जब फ्री हो जाऊंगी ना तो फिर आपको मैं शेयर कर दूँ। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल कौन से होते हैं? जिसमें लिमिट्स डिफाइंड होती हैं, गिवन होती हैं, डिफाइंड है, गिवन है, ठीक हो गया। इनको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। एक थ्योरम है इसके साथ हमने जो है वो देखना है। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए एक थ्योरम है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। वो कहते हैं इफ एफ ऑफ एस इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, स्टेटमेंट में लिख के दे रही हूँ, लेक्चर में भी लिखी भी मिल जाएगी। एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल ए बी एंड कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव। छोटा सा थ्योरम है, प्रूफ नहीं कर दी, इसकी जस्ट स्टेटमेंट लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ी लॉजिक भी समझ में आ जाए। किसका एंटी डेरिवेटिव है? एफ का, ठीक है। कौन से इंटरवल पे? क्लोज इंटरवल ए बी। देन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब इसमें क्या डिफरेंस है? पिछले वाले में लिमिट गिवन नहीं थी, इसमें लिमिट गिवन है। बता दिया कि आपको ए से लेकर बी तक एवेलुएट करना है। जैसे आप रूम में बैठे हुए हैं तो रूम की कोई पर्टिकुलर डोमेन है ना, उसके बेस है, एक उसका टॉप है, ठीक है। लेकिन अगर आप रूफ टॉप पे चले जाते हैं तो वहां पे आपके पास पर्टिकुलर डोमेन नहीं है, बेस तो है लेकिन टॉप नहीं है ना। तो बताने का मकसद ये है कि जो है वो whenever the limits are given to you और whenever the region is defined to you, you must have to apply this theorem। क्या करना है? फंक्शन की नेचर हो जाएगी चेंज, ठीक है। स्मॉल एफ से कैपिटल एफ बन जाएगा। ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन तो कुछ और आएगा, एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे? इसकी लिमिट ऐसे बॉक्स बना के लिख दें, कहीं पे बार बना के लिखा हुआ है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। पहले फंक्शन में अपर लिमिट डालनी है, फिर फंक्शन में लोअर लिमिट डालनी है। अपर में से लोअर माइनस करना है, ज्यादा में से कम माइनस करना है, कम में से ज्यादा नहीं माइनस करते। अच्छा, इसकी एक छोटी सी रीजन ये भी बता दूं, रीजन कि क्यों हम इंटीग्रेशन इस तरह कर रहे होते हैं। आपके पास जैसे ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का कर्व है 0 से लेकर 5 तक। आपको मैं कहती हूँ कि इसका जो है वो एरिया अंडर दी कर्व एवेल्युएट करें, ठीक हो गया। अब हमारे पास इतना बड़ा रीजन है, एक्स चेंज हो रहा है, इधर से वाई चेंज हो रहा है, तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हर हर पॉइंट पे एक्स कैसे चेंज हो रहा है, वाई कैसे चेंज हो रहा है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करें, ठीक है। सेकंड पे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू, यानी कि 0 लिखें इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.1, इसी तरह 0.2 एफ ऑफ 0.2। ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। कहाँ तक जाना है हमें? 5 तक जाना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम हर पॉइंट पे फंक्शन की नेचर को चेक करेंगे किस तरह वेरी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को छोटे छोटे उसमें रेक्टेंगल्स में बना लेते हैं। ये मैं इसको रेक्टेंगल जरा अच्छे से बन नहीं पा रहे। अच्छा, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ये देखिएगा जरा। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम इसको हर हर पॉइंट पे, ये तो मैंने तो फिर भी करीब करीब बना रही हूँ, इससे भी जो है वो दूर बना रही हूँ, इससे भी करीब होते हैं। ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर पॉइंट पे हम फंक्शन की नेचर को ऑब्जर्व करें। तो हम क्या करते हैं, सारे को एवेल्युएट कर लेते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक हो गया। और अपर में से लोअर को माइनस कर देते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक हो गया जी। चलो, अब सबसे पहले जैसे हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, टेक्निक्स तो बाद में आएंगी, पहले रूल्स आएंगे। एनीबडी नोज अबाउट द रूल्स ऑफ द इंटीग्रेशन? एनीबडी नोज? हाँ जी, दो रूल्स हैं, एक का नाम होता है पावर रूल, इंटीग्रेशन का पावर रूल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव पावर रूल। मेरी आवाज आ रही है सही आपको? होपफुली, आई डोंट थिंक सो कि मेरी साइड पे कोई यस इशू मैम, होगा। आ रही है। अच्छा, पावर रूल क्या होता है? Okay. ओरिजिनल फंक्शन, ठीक हो गया जी। ओरिजिनल फंक्शन की सम पावर n, व्हाट इज n? n इज एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर व्हाटसोएवर अदर देन -1, ठीक है। n कुछ भी हो सकता है, बस -1 नहीं हो सकता। ये फंक्शन है, n पावर पड़ी हुई है, डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, और यू आर इंटरेस्टेड टू एवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो इस ओल्ड फंक्शन में पावर को ऐड कर देंगे और न्यू पावर से कर देंगे डिवाइड प्लस सम सी। ये वाला फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, बस n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने इंटीग्रेशन करनी है, इसको बोलते हैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फंक्शन नहीं चेंज हो रहा, इसमें क्या हो रहा है,
फंक्शन चेंज इस सेंस में हो रहा है कि उसकी पावर चेंज हो रही है, कि आपने जो है फंक्शन की पावर चेंज कर दी, न्यू पावर से डिवाइड कर दिया प्लस सम सी। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता देती हूँ। और क्यू माइनस वन पे वैलिड नहीं है उसको भी देख लीजिए। अगर n माइनस वन हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, दैट इज समथिंग बाय जीरो। समथिंग बाय जीरो तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको, बहुत फेमस एग्जांपल बता देती हूँ, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। आपसे मैं कहती हूँ कि x को इंटीग्रेट करें, या मैं आपसे कहती हूँ कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ वन पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है तो वन तो है ही है। तो हम क्या करें, पावर को छोड़ दें, टू को छोड़ दें। अब टू के ऊपर ऐसे मैंने हाथ रख दिया, टू को छोड़ दिया, एक्स रह गया पीछे, एक्स का डेरिवेटिव वन साथ पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, पावर में वन ऐड कर देंगे, न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस सम सी कर देंगे। इसको बोलते हैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप कहते हैं कि जो है वो आपको साइन कॉज एक्स का लेना है इंटेग्रल, कॉज एक्स का लेना है इंटेग्रल, कॉज एक्स पे पड़ी हुई है पावर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब मैं कॉज एक्स का इंटेग्रल लेने लगती हूँ तो मुझे नजर आता है कि विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ पड़ा है। चलो पावर थ्री कर देते हैं, विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस होता है। आप क्या करें, दो माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, एक माइनस अंदर भेज दें और एक माइनस जो है वो जो हमारे काम का नहीं होता उसे बाहर निकाल दें। अब क्या करेंगे, अब जरा देखिएगा, ये माइनस और ये साइन इंटीग्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, अब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दोबारा नजर नहीं आएंगे। पावर में वन ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया, प्लस सम सी कर दिया, बाहर का नेगेटिव क्योंकि हमारे काम का नहीं था, एक्स्ट्रा था, हमने उसे बाहर रखा हुआ था, हमने उसे एज इट इज लिख दिया। मैं और भी प्रॉब्लम्स कराती हूँ, मैं बस आपको ये भी छोटी सी बात बता रही थी खाली। अच्छा, सेकंड रूल होता है लॉगरिथमिक रूल। लॉगरिथमिक रूल, ठीक हो गया जी। लॉगरिथमिक रूल, एलन रूल, जो भी आप कह लें। कैसे होता है, नीचे फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर पड़ा हुआ है। और कीप इन माइंड कि फंक्शन की पावर जो है वो बेस में अगर वन है, हमने क्या सीखा था कि ये वाला पावर रूल सबके लिए वैलिड है, सिर्फ माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है। तो एन को अगर मैं माइनस वन डालूं तो फंक्शन तो बेस में चला जाएगा। इसका मतलब है वेन एवर वी हैव द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव है इसका न्यूमिनेटर में, तो क्या करना है, ln ऑफ द बेस फंक्शन प्लस सम सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। अगर ऊपर डेरिवेटिव नहीं है तो फिर सोचेंगे क्या करना चाहिए, क्या लॉजिक लगानी। जरूरी नहीं कि हर दफा पर डेरिवेटिव हो, लेकिन अगर डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव देखेंगे और फौरन से एलन रूल लगा देंगे। तो दो रूल्स हमने पढ़ लिए, एक हो गया पावर रूल, एक हो गया लॉगरिथमिक रूल। पावर रूल हर जगह लग जाता है, बस n इज टू माइनस वन के लिए नहीं लगता। ठीक हो गया। चलो रूल्स की बात बता दी, टेक्निक्स के नाम लिख के छोड़ देती हूँ क्योंकि टेक्निक्स तो अभी नहीं कर सकते, हम रूल्स पे ही जा सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इसे। टेक्निक्स में तीन तरह के इंटीग्रेशन हैं। थ्री, आपको जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जब कोर्स पढ़ना है तो आपको ये सारी टेक्निक्स माइंड में होनी चाहिए। लीनियर अलजेब्रा में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ोगे आपको जरूरत पड़ेगी इन तीनों टेक्निक्स की। तो फिर आपके माइंड में भी होनी चाहिए। लेक्चर आपके पास अवेलेबल होते हैं, बुक आपके पास अवेलेबल है, जब चाहें देख सकते हैं। मैंने आपको दोनों फॉर्म्स में बुक प्रोवाइड की भी है। लिंक वाली बुक का फायदा यह है कि जो है वो जब चाहो उसे सेल फोन पे देख लें या जहाँ भी आपने सिस्टम में डाउनलोड की हुई है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैम आ रहा है समझ। हाँ, अच्छा, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और होपफुली ये आपने पढ़ी हुई भी हो, लेकिन एक दफा फिर से इन्हें गो थ्रू कर लेंगे जरा इनकी मॉडिफाइड फॉर्म्स। मैं बुक लेके आती हूँ क्योंकि मेरे सामने बुक नहीं अवेलेबल। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि ऑनलाइन वाली बुक में उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा, मैं एक सेकंड में बुक लेके आई। ठीक है, इधर उधर नहीं हो जाना। ओके मैम। ओके मैम।
हाँ जी। अच्छा, हम चूंकि हम कहाँ पे थे, हाँ हम बात कर रहे थे टेक्निक्स की, कि जो है वो टेक्निक्स के नाम भी मैंने लिख दिए हैं। आपने ये चीजें होपफुली पढ़ी भी होंगी, तो इसलिए आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। शायद किसी टेक्निक में आपको डिफिकल्टी लगती हो पहले, तो फिर अब वो भी नहीं लगेगी। और दूसरा ये कि जो है वो एप्लीकेशंस भी देखेंगे, लेकिन पहले रूल्स कर लें। पहले रूल्स करने हैं आपको, जब भी प्रॉब्लम गिवन हो इंटीग्रेशन का, सबसे पहले आपने इस बात पे फोकस करना है कि इस पे रूल्स अप्लाई करने हैं या टेक्निक अप्लाई करनी है। आपका जो इंटरेस्ट है वो सबसे मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इस पे रूल अप्लाई होगा या टेक्निक अप्लाई होगी, ठीक है। मैं इसलिए आपको जो आखिरी असाइनमेंट है होपफुली इस पर ही दूंगी, या जैसे भी करूंगी, जो मैं मॉड फॉलो करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं, भी मैंने डिसाइड नहीं किया। एनीवेज, तो whenever some integral problem is given to you, you have to see first कि either technique is available और rule is applicable। पहले rule पे सोचना है, rule पे बात नहीं बनती नजर आएगी तो टेक्निक पे जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास इस पे जो चूंकि डिफरेंट चैप्टर्स लगते हैं, आपको याद होगा जब मैं आपको डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन करा रही होती थी एक्सपोनेंशियल के, और वो मैंने 7 चैप्टर से कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको जो है वो डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन देती थी और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन वहाँ से स्किप करवा देती थी, इसीलिए क्योंकि इंटीग्रेशन आपने की नहीं थी ऑब्वियसली, तो फिर हम अल्टीमेटली उसे हमने स्किप किया था खुदा टाइम भी। तो जो है वो अब हम उसे कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.5 बनती है, तो हम अब इंटीग्रेशन वाले सारे प्रॉब्लम्स देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, 5.5 का मैंने बुक भी इसलिए चेक कर ली, मैंने कहा शायद क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। मैंने फॉलो तो बुक को ही किया हुआ है, ऑनलाइन वाले मॉड को फॉलो ना किया हुआ, इसलिए बुक लेने चली गई थी, इसीलिए आइडिया मुझे हो गया था क्लासेस ऑनलाइन जानी है। बाकी तो सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इसका लिंक थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मुझे फिजिकली बुक लानी पड़ी। चलो एनीवेज, अच्छा, अब सबसे पहले तो ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया है ना, वहाँ पे उन्हें सब्सटीट्यूशन डाली हुई है, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर विदाउट सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, आप विदाउट सब्सटीट्यूशन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं, आपको टेक्निक समझ में आनी चाहिए। अच्छा, हम क्या करेंगे अब, चूंकि यहाँ पे ना गिवन है कि आपने x² + 1 को यू रख के करें, मैं आपको विदाउट सब्सटीट्यूशन भी बता देती हूँ। अच्छा, लेट सपोज मैं अपने क्वेश्चन में x² + 1 की जगह 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है 5 है, ठीक है। तो x² + 5 की जगह u रखना चाहती हूँ। इसका मतलब अपने क्वेश्चन में मैं x की जगह u लेके जा रही हूँ, तो इंटीग्रल भी चेंज होगा, बाकी सारा फंक्शन भी, ओल्ड वेरिएबल x सारे का सारा खत्म करना है, फौरन से अपने सब्सटीट्यूशन का ले लें डेरिवेटिव, ठीक हो गया जी। अच्छा, आप जरा देखिएगा, तो और x का dx, इसका क्या मतलब है, 2x और dx की जगह आपको डालना है du, और इसकी जगह डालना है u⁻⁻4। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन का। कैसे, u के ऊपर पावर -4 है, उसे छोड़ दें, पीछे रह गया अकेला u का डेरिवेटिव 1 साथ पड़ा हुआ है, तो आप क्या करें, पावर रूल अप्लाई कर दीजिए, पावर में 1 ऐड कीजिए, न्यू पावर से डिवाइड कीजिए, प्लस सम c, तो आपके पास आंसर बन जाएगा u⁻³ प्लस सम c, और आसान करके लिख दीजिए, ठीक है। आपका तो आंसर u में आ गया, आपको तो आंसर u में नहीं चाहिए, आपको तो आंसर x में चाहिए। बैक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा, -1/3, बेस में जाना था इसे, सॉरी ये बेस में जाना था, x² + 5, यहाँ पे 1 है ऊपर, ठीक है, प्लस सम c। तो ये तो हो गया विद सब्स्टिट्यूशन, जो बुक की डिमांड थी। हम इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर मैम लेते हैं। 2x किधर गया? 2x और dx की जगह ही देखिए, 2x और dx की जगह आपके पास du आ गया था, यस ठीक है। ठीक है जी। चलो, अच्छा आप कहते हैं भाई मुझे तो बगैर पावर रूल बताएं, मैं तो बगैर पावर रूल के हो सकता है, तो हम उसको भी ना फॉलो कर लें, इसको भी देख लेते हैं। अब जरा देखिएगा, x² + 5 जिसके ऊपर पावर पड़ी है उसके ऊपर से पावर हटा के देखें, विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x 2x। 5 का डेरिवेटिव 0 0, ठीक, 1 0 5 का डेरिवेटिव 0 था। अच्छा, इसका मतलब है इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव 2x साथ पड़ा हुआ है, तो क्या करें, पावर में 1 ऐड कर दें, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया और न्यू पावर से कर दिया डिवाइड। अभी आप पूछेंगे कि वो कहाँ चला गया 2x, वो 2x इसकी इंटीग्रेशन में एब्जॉर्ब हो गया, तो जो फंक्शन इंटीग्रेशन में हेल्प कर रहा होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे दोबारा नहीं लिखते, तो मैं इसको नहीं लिख रही दोबारा। अब मैं जब अपना आंसर देखती हूँ, 1 मिनट,
जब मैं अपना आंसर देखती हूँ तो मेरा आंसर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस सम सी। आप कहते हैं इसे और बेहतर करके लिख दूं, मैं इसे और बेहतर करके लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3 प्लस सम सी। देख ले दोनों आंसर सेम है। यस मैम। हाँ दोनों Yes, आंसर sir. सेम। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अगर सब्स्टिट्यूशन फॉलो किए बगैर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब मैंने कहा आप चूंकि उसको बुक को देख के कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पड़ी है तो बता देती हूँ, हम बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हम पर है। अच्छा चले अगला क्वेश्चन ना मैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन करती हूँ, ताकि आपको और भी बेहतर चीजें क्लियर हो। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम जो है वो रूल्स पे जब ग्रिप हो जाएगी तो हम टेक्निक्स पे चले जाएंगे और उसके बाद फिर एप्लीकेशंस आ जाएंगी। एक लॉपिटल रूल वाला आर्टिकल रह गया, उसको मैंने कराना है किसी टाइम, आज करा देती है, लेकिन चलो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई हुई है तो देख लूंगी। अब जरा देखिएगा 9x स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। ये जो 1 माइनस एक्स क्यूब है जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी? -1/2। -1/2। वेरी गुड। चलो अब देखो अब क्या करना है। हाँ जी, जिसको नीचे से उठा के लाए हैं जिसके ऊपर पावर पड़ी है उसको उसको जरा उसकी पावर हटा के सोचें कि 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? -3x। वेरी गुड, -3x²। मेरे पास x स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस नहीं है और 3 फालतू है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, एक जो फालतू 3 है उसको बाहर भेज दिया यस मैम। और जो है वो आपको माइनस से माइनस मल्टी चाहिए तो आपको -2 दो माइनस से मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है? दो माइनस से कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं? एक माइनस बाहर चला जाता है, एक माइनस जो है वो अंदर ही रह जाएगा। आपके मतलब का जो है उसे अंदर रख लें, जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है उसे बाहर निकाल दें। अब देखिएगा आपने क्या है, अभी आपने बताया था इसका डेरिवेटिव -3x²। विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल। पावर। पावर रूल। कैसे लगेगा? पावर में 1 ऐड कर दीजिए, न्यू पावर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस सम सी। कीप इन माइंड -3 जो एक्स्ट्रा था हमारे काम का नहीं था उसे बाहर निकाले। वेरिएबल नहीं बाहर निकालना, कभी कांस्टेंट बाहर जा सकता है। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेशक 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, लेकिन वेरिएबल से नहीं करना। ऐसे नहीं लिखना 100 से मल्टीप्लाई करना है कर दें, ये नहीं लिखना 100x से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो बाहर 100x से डिवाइड भी कर दिया, नहीं, वेरिएबल से कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, ठीक है। चलो मैम ये -3x² किधर गया? ये यूज हो गया, जो फंक्शन इंटीग्रेशन में हेल्प करता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, नजर नहीं आता, इसकी हेल्प से तो इंटीग्रेशन सही। कर रहे हैं, ठीक है। आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। दिस इज ऑल्सो 1/2 प्लस सम सी। आप कहते हैं कि और इसको बेहतर करके लिख दें, मैं लिखती हूँ -6 टाइम 3 2 हिट करके 6 बन जाएंगे, 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/2 प्लस सम सी। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लीजिए। नो मैम। अच्छा एक बात मैंने कहनी थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल का एक टेबल